जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों अभी तक हम लोगों ने फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग का एक वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, कोई भी ड्रग किस प्रिंसिपल यानी किन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हमारे बॉडी में अपना एक्शन शो करता है साथियों। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो को देख रखा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। यानी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब हुआ कि कोई ड्रग कैसे, कब और कहाँ हमारे बॉडी पे अपना एक्शन शो करती है। मतलब जब हम लोग दवा लेते हैं साथियों तो वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती है और कहाँ पे जा करके वो अपना एक्शन शो करेगी, ये डिपेंड करता है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। तो आज हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है साथियों। तो देखते हैं द स्टेप आर पाथ फॉलोड बाय ड्रग टू प्रोड्यूस इट्स फार्मेकोलॉजिकल एक्शन कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या है वह स्टेप या पाथ जिसको फॉलो करके ड्रग जो है वो अपना एक्शन, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, उसी को हम लोग कहते हैं, उस पाथ को या वे को या स्टेप को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो ड्रग मैकेनिज्म है वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है साथियों, उसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। तो द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इन्वॉल्व हाउ, कि कैसे कोई मेडिसिन हमारे बॉडी में एक्ट करती है, वेयर कहाँ पे एक्ट करती है, एंड व्हेन कब एक्ट करती है, ये सब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के अंतर्गत। ठीक, तो साथियों और देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स प्रोड्यूस their effects by interacting with a discrete target biomolecule which usually is a protein। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, जब हम लोग ड्रग लेते हैं तो हमारी मैक्सिमम ड्रग, ज़्यादातर ड्रग क्या होती हैं, वो हमारे बॉडी में एक्शन शो करने के लिए सबसे पहले वो हमारे बॉडी में उपस्थित कुछ मॉलिक्यूल या कुछ सबस्टेंस से क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रिसेप्टर या फिर आयन चैनल, ये सब कहते हैं। इनसे इंटरेक्ट करके एक बॉन्ड बनाती हैं, आपस में जुड़ती हैं, फिर वो हमारा फार्मेकोलॉजिकल एक्शन शो करती हैं। और मेनली जो रिसेप्टर या आयन चैनल होते हैं वो क्या होते हैं, यूजुअली इज अ प्रोटीन, जो कि मैक्सिमम बार क्या होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल ही होती हैं। कुछ ऐसे भी ड्रग हैं साथियों जो कि हमारे बॉडी में बिना इंटरेक्ट किए हुए, किसी प्रोटीन से बिना इंटरेक्ट किए ही अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। वो उनके केमिकल और फिजिकल नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड जो लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं, तो क्या होता है, ये नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड हम लोग ओरली लेते हैं, हमारे ल्यूमन में जाता है, तो ये हमारे बॉडी के किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं करता, ये डायरेक्टली ल्यूमेन में जाता है और प्रोड्यूस हुए एसिड को क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है और अपना एक्टिविटी शो करता है। इसी कैटेगरी में हमारा सेना भी आता है, यानी बल्क लैक्सेटिव जो होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जब किसी को पॉइजन हो जाता है, कोई ओरली जो है कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इंटेक कर लेता है, तो हम लोग उसे क्या देते हैं, चारकोल देते हैं। चारकोल मतलब क्या हुआ, कोयला जिसको कहते हैं, लेकिन चारकोल वो क्या करता है, एडजॉर्प्टिव इन नेचर होता है, उसको देते हैं तो वो क्या करता है, पॉइजन को हमारे हमारे ल्यूमेन से क्या करता है, एडजॉर्ब कर लेता है। तो वो भी क्या है, कोई जो है इंटरेक्ट नहीं किया किसी हमारे बॉडी के किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल से, वो डायरेक्टली अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे ही अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो दे रहा है। तो ये सेलेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका एक्शन जो है सेलेक्टिव नहीं होगा, ये पूरे जीआईटी में अपना एक्शन शो करेगा। फिर देखते हैं सच मैकेनिज्म कन्फर्स सेलेक्टिविटी ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। जो ड्रग मालिक्यूल वो हमारे प्रोटीन मालिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, सेलेक्टिविटी ऑफ द ड्रग होती है, यानी जो ड्रग का एक्शन होता है वो सेलेक्टिव हो जाता है। जैसे
हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव जैसे मेटाप्रोलॉल या प्रोप्रेनोलॉल, ये सब जब मेडिसिन लेते हैं तो ये केवल व केवल सेलेक्टिवली हमारे बीटा रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती हैं, ना कि और अन्य रिसेप्टर को। तो इस प्रकार से सेलेक्टिव हो जाता है हमारे ड्रग का एक्शन जो है वो सेलेक्टिव हो जाता है जब ये हमारे किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करके अपना एक्शन शो करती हैं। इसलिए कोई ड्रग हमारे पूरे बॉडी पे अपना एक्शन नहीं देता। जो सेलेक्टिव होता है वो क्या है, एक पर्टिकुलर आर्गन पर या बॉडी पार्ट पर ही अपना एक्शन देता है। तो हम लोग देखते हैं और क्या है, ड्रग गिव्स इट्स एक्शन थ्रू 4 मेन फंक्शनल प्रोटीन। जितनी भी ड्रग्स जो होती हैं मैक्सिमम, वो क्या है 4 मेन फंक्शनल प्रोटीन से इंटरेक्ट करके अपना एक्शन शो करती हैं साथियों। वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारा है एंजाइम है, दूसरा आयन चैनल, तीसरा जो हमारा है साथियों ट्रांसपोर्टर, और चौथा जो है ये रिसेप्टर। अभी हम लोग इसका नाम केवल देखे हैं, अब हम लोग इसके एक एक पार्ट को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं एंजाइम क्या है। अब जब हम लोग देखेंगे तो एंजाइम क्या है, हमारा पहला टॉपिक एंजाइम। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता होगा एंजाइम क्या होते हैं, इसे हम लोग बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं साथियों। क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उन्हें कैटालाइज करने का काम करता है, जिससे कि हमारे बॉडी में जो है वो फंक्शन प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये भी हमें एक पॉइंट ये याद रखना चाहिए साथियों कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर, एक निश्चित यानी एक डिटरमाइन रेट से होता रहता है। और जो ड्रग हम लोग देते हैं, ड्रग्स जो देते हैं बाहर से, वो क्या करते हैं साथियों, उसी रेट को जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है उसके रेट को या तो इनहिबिट कर देंगे या फिर उसी को क्या कर देंगे, एसिलरेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना एक्शन शो करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है एंजाइम, बता दिया आप लोगों को। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम जो है जब ड्रग्स मॉलिक्यूल से क्या होता है, एंजाइम बाइंड करता है तो ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी हम लोग इसके एंजाइम की भाषा में कहें तो ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, और एंजाइम तो एंजाइम ही होता है। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसके लिए हमने एक डेमो बना रखा है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये हमारा जो लॉक और की मॉडल है ये बहुत ही फिट बैठता है हमारे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मॉडल पर। ठीक, तो इसमें क्या है, ये मान लीजिए ये जो की है हमारा, ये क्या है, ड्रग मॉलिक्यूल है जो है, या इसी को हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं, और ये हमारा एंजाइम है, या इसी को हम लोग मान सकते हैं रिसेप्टर। लेकिन रिसेप्टर का आज हम लोग डिस्कशन कर नहीं रहे। तो ये एक एंजाइम है और ये हमारा जो है की, ये सबस्ट्रेट है। तो हमारा लॉक तब तक लॉक रहेगा जब तक कि हमारा सबस्ट्रेट जो है वो हमारे लॉक के यानी हमारे एंजाइम के बाइंडिंग साइट पर बाइंड नहीं कर जाता। तो देखिए ये जो हमारा सबस्ट्रेट है आया और हमारे एंजाइम के बाइंडिंग साइट पर क्या हुआ, फिट हुआ। और जब बाइंडिंग साइट पर फिट हुआ तो साथियों ये हमारे बाइंडिंग साइट को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और जब ये एक्टिवेट करेगा तो हमारा लॉक जो होगा क्या होगा साथियों, ओपन हो जाएगा। इस तरह से हमारा लॉक यानी एंजाइम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और जो ड्रग है यानी जो दवा है वो अपना एक्शन शो कर देगी। फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद जैसे जैसे समय बीतेगा फिर हमारा क्या होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होगा वो एंजाइम से क्या होगा, निकल जाएगा। और इस तरह से निकलने के बाद फिर क्या हो जाएगी, हमारी एंजाइम फ्री हो जाएगी और नेक्स्ट सबस्ट्रेट के लिए हमारी एंजाइम अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा साथियों। फिर देखते हैं, जैसे ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारी एंजाइम है, तो क्या होता है, और ये हमारा बाइंडिंग साइट है। जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम पे आकर के बाइंड होगा तो क्या होगा, इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और ये एंजाइम अपना एक्शन
बायोलॉजिकल एक्शन या फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो एंजाइम होता है यानी ड्रग मॉलिक्यूल होता है वो हमारे एंजाइम पे दो तरह से अपना एक्शन शो करता है। या तो एंजाइम को स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेट करेगा तो हमारा जो ऑनगोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो एसिलरेट होगा यानी बढ़ जाएगा, उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। या फिर इनहिबिट कर देता है हमारे ऑनगोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है ऑनगोइंग फिजियोलॉजिकल एक्शन को इन किस प्रकार से एंजाइम को इनहिबिट करके। तो हम लोग देखते हैं इनहिबिटर क्या होते हैं। ऐसे सबस्टेंस होते हैं, इनहिबिटर आर दो सबस्टेंस which reduce or inhibit the activity of enzyme। इनहिबिटर ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को या तो रिड्यूज करते हैं या फिर उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। तो साथियों हमारे यहाँ जो है हम लोग देखेंगे इनहिबिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इनहिबिटर्स आर ऑफ टू टाइप। जो इनहिबिटर होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं। पहला जो हमारा है साथियों वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो सेम बाइंडिंग साइट के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, जिसपे कि हमारा ड्रग्स मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड होता है। उसी बाइंडिंग साइट के लिए ये कंपटीशन करते हैं और ड्रग को फाइट करके फिर क्या होते हैं ये उस जगह पे बाइंड कर जाते हैं। और जब ये बाइंड कर जाते हैं तो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। और इस प्रकार से हमारा एंजाइम जो है वो कोई प्रोडक्ट यानी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, रिड्यूज कर देता है। यानी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है या बनाता भी है तो नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट बनाता है। तो देखते हैं फाइट फॉर द सेम साइट एट व्हिच द सबस्ट्रेट बाइंड। तो अब हम लोग देखते हैं इसका फिगर के माध्यम से। देखिए ये क्या है साथियों, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और ये हमारा एक एंजाइम है जिसमें ये बाइंडिंग साइट है। जब हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस बाइंडिंग साइट से बाइंड होगा तो क्या करेगा, ये हमारा प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट या एक्शन अपना शो करेगा। ये हमारा प्रोडक्ट देगा या फिर अपना एक्शन शो करेगा जब हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होता है। मान लो इस एंजाइम का एक्शन है कि ये किसी एक्टिविटी को एसिलरेट कर रही है, तो जब सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो एसिलरेट करेगी हमारी किसी भी एक्टिविटी को। फिर क्या होगा, इसी पे जो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है हमारे सबस्ट्रेट के, स्ट्रक्चरली जो है सिमिलर होता है हमारे सबस्ट्रेट के। अब ये क्या हुआ, इसी बाइंडिंग साइट पे compete करके हमारे सबस्ट्रेट को compete करके ये क्या होगा, इस बाइंडिंग साइट पे जब बाइंड हो जाएगा तो क्या करेगा, हमारे एंजाइम के एक्टिविटी को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। और इस प्रकार से ये कोई भी एक्शन हमारी एंजाइम नहीं करेगी या फिर इसका जो एक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर भी दो प्रकार के होते हैं साथियों। कौन कौन से, कम्पिटिटिव इनहिबिटर टू प्रकार के। एक इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम टाइप क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से हमारे जो है रिसेप्टर यानी बाइंडिंग साइट पर, रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पर यानी एंजाइम के बाइंडिंग साइट पर बाइंड होते हैं। और जब हम लोग ड्रग यानी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ये आसानी से क्या होता है, बाइंडिंग साइट से रिमूव भी हो जाते हैं। जैसे फाइसोस्टेगमिन फॉर कोलिन स्टरेज एंजाइम के लिए जो हम लोग फाइसोस्टेगमिन यूज करते हैं वो हमारे कोलिन स्टरेज एंजाइम के बाइंडिंग साइट पर बाइंड होता है। लेकिन जब हम लोग फिर से क्या होता है, एसिटिल कोलिन की ज़्यादा मात्रा देते हैं तो क्या होता है, फिर से फाइसोस्टेगमिन वहाँ से हट जाता है और कोलिन हमारा एसिटिल कोलिन जो है उस बाइंडिंग साइट पर बाइंड हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे साथियों दूसरा नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। जो हमारा दूसरा है वो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं कोवैलेंटली विद द स्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम कोलिन स्टरेज। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं साथियों, ये यदि एक बार इनकी एफिनिटी जो है बाइंडिंग साइट पर बाइंड होने की वो बहुत ज़्यादा होती है और ये यदि एक बार हमारे बाइंडिंग साइट पर बाइंड हो गए तो ईजिली वहाँ से रिमूव नहीं होते। यानी कितनों आप एसिटिल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ा दो फिर भी वहाँ से ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होगा वो हटेगा नहीं बाइंडिंग साइट से। तो इसको हम कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। अब हमारा बी जो है वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। हमारा बी जो है वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं साथियों, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो कि हमारे बाइंडिंग साइट पर
बाइंड नहीं होते, बल्कि उसके एडजेसेंट साइट पर बाइंड होकर के हमारे बाइंडिंग साइट के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा डैमेज करते हैं, क्या करते हैं, उसका मॉडिफाई कर देते हैं हमारे बाइंडिंग साइट के स्ट्रक्चर को। तो देखते हैं क्या होता है। नॉन कम्पिटिटिव, ये देखिए ये जो है ये एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और इसका जो है ये हमारा बाइंडिंग साइट है, जो ये है हमारा क्या है, ये बाइंडिंग साइट है जहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड होगा। तो क्या होता है, और ये एडजेसेंट साइट है। तो क्या होता है साथियों, जब हमारा ये एडजेसेंट साइट पर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है, देखिए ये बाइंड कर रहा है एडजेसेंट साइट पर, बाइंडिंग साइट के लिए कोई फाइटिंग नहीं कर रहा है। जो साइड पे एडजेसेंट साइड पर जब बाइंड कर जाता है, तो देखिए ये जब बाइंड कर गया साथियों, तो ये हमारे बाइंडिंग साइट के स्ट्रक्चर में क्या किया, थोड़ा सा अल्टरेशन कर दिया। तो अब इस पे तो सबस्ट्रेट बैठेगा नहीं, क्योंकि सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर इस तरह से है, और हमारे रिसेप्टर का बाइंडिंग साइट का स्ट्रक्चर इसने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर काम करता है। एग्जाम्पल में है जैसे ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल क्या होता है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, जो कि एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है ये हमारे स्टमक में पाया जाता है, जहाँ पे ओमेप्राजोल एक्ट करके हमारे एसिड सिक्रीशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। दूसरा हमारा है डिजॉक्सिन, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज का इनहिबिटर होता है, जो कि हमारे हार्ट पे काम करता है, जो कि एक कार्डियोटॉनिक है। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एसिटाजोलामाइड जो है साथियों ये हमारा एक डायूरेटिक है। डायूरेटिक क्या होते हैं, ये हमारे डायूरेसिस को बढ़ाने वाले एजेंट होते हैं, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पर एक्ट करता है। तो अब हम लोग देखेंगे आयन चैनल। अब जैसा कि साथियों हम लोग जान रहे हैं कि हमारा एंजाइम इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा टॉपिक है आयन चैनल। आयन चैनल क्या होते हैं साथियों, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयन चैनल जो है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब क्या होता है इनका काम, आयन चैनल का, ये एक प्रकार से रास्ता प्रोवाइड करते हैं हमारे ड्रग्स को, या फिर हमारे आयंस को फ्राम मूव करने में, फ्राम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ, या फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ। तो देखते हैं क्या है, ये मान लीजिए ये हमारा जो है एक चैनल है, यानी चैनल है। तो इस पे क्या होता है, चैनल पे साथियों इस पे क्या होता है, एक ओपनर साइट होता है। ओपनर साइट होता है जहाँ पे हमारा ओपनर जब आकर के बाइंड होता है, तो ये देखिए अभी ये हमारा चैनल क्या क्लोज्ड है, और जैसे ही हमारा ओपनर आकर के इस पे बाइंड होगा, क्या होगा, हमारा चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। और जब ओपन हो जाएगा तो आसानी से हमारा ड्रग मॉलिक्यूल या फिर हमारा आयन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ मूव कर जाएगा, या फिर इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ मूव कर जाएगा। और जब तक ये ओपनर बाइंड रहता है हमारे ओपनर साइट पर, तब तक तो हमारा आयन चैनल ओपन होता है। लेकिन जैसे ही हमारा ओपनर क्या होता है, यहाँ से जो है रिमूव होता है, यानी हटता है, तो तुरंत हमारा चैनल जो है वो फिर से क्लोज्ड हो जाता है। और इसमें आप लोग एक और टॉपिक देख रहे होंगे, ये हमारा मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर ये क्या करता है, मॉड्यूलेटर जो है साथियों हमारे चैनल को मॉड्यूलेट करता है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा क्या करता है, ओपन करता है, और ना ही बहुत ज़्यादा क्लोज कर देता है। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को आयन चैनल भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ आयन चैनल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है लिगेंड गेटेड आयन चैनल। जो चैनल का फिगर हमने ऊपर दिखाया है ये एक लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, क्योंकि इसमें ओपनर काम करता है, तो ये हमारा एक लिगेंड गेटेड चैनल है। जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल साथियों, इसका हम लोग स्टडी आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वोल्टेज ऑपरेटेड चैनल, वोल्टेज क्या होता है, जो ये वोल्टेज जो होता है साथियों वो हमारे कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के हिसाब से ओपन होता है। जैसे जिधर का हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, वो जिस साइड ज़्यादा होगा उधर से मूव करेगा हमारे चैनल के थ्रू हमारा ड्रग मॉलिक्यूल। ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है, यानी कितनी वोल्टेज है। स्ट्रेच सेंसिटिव, ये हमारे स्किन में पाए जाने वाले कुछ रिसेप्टर होते हैं या कुछ चैनल होते हैं जो स्ट्रेच
यानी जब हमारे बॉडी पे कोई इंसेक्ट या हमारे बॉडी पे कोई किसी प्रकार का प्रेशर पड़ता है तो ये ओपन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टर। हमने ट्रांसपोर्टर का वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है जब हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग एक्शन का। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं। ट्रांसपोर्टर भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं साथियों। ट्रांसपोर्टर भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सबस्ट्रेट को बाइंड करके फिर ये क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और रोटेट करके फिर उस सबस्ट्रेट को हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ला करके छोड़ देते हैं। तो देखिए ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देख रहे होंगे, जो कि फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है साथियों। इसमें क्या है, ये हमारा जो है ये एक ट्रांसपोर्टर है। अब देखिए इसमें एक बाइंडिंग साइट है और ये हमारा सबस्ट्रेट है यानी ड्रग मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा, जब यहाँ से ड्रग मॉलिक्यूल इस पे बाइंड होगा तो ये हमारा ट्रांसपोर्टर जो है रोटेट करता है किसके थ्रू, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हो करके फिर ये यहाँ पे ओपन होता है हमारे किसमें, इनर सरफेस में, इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड में, और यहाँ पे फिर ला करके सबस्ट्रेट को छोड़ देता है। तो ये हमारे ट्रांसपोर्टर का काम होता है। फिर क्या है, ट्रांसपोर्टर में भी यदि इनहिबिटर बाइंड हो जाता है, हमारे ट्रांसपोर्टर के बाइंडिंग साइड से इनहिबिटर बाइंड होता है तो वो क्या करता है, हमारे ट्रांसपोर्टर के एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। अभी क्या है, ये ट्रांसपोर्टर साथियों ये रोटेट नहीं कर पा रहा है, और जब रोटेट नहीं कर पा रहा है तो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल को या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में लाने में असमर्थ हो जाता है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है इसका एग्जाम्पल, रेसरपिन क्या होता है, ये हमारा एक प्रकार की मेडिसिन होती है रेसरपिन, जो कि सर्पेंटाइना से प्राप्त किया जाता है, राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त किया जाता है, जो कि हमारे एंटी हाइपरटेंसिव के कंडीशन में भी यूज किया जाता है। रेसरपिन ब्लॉक्स द वेसिकुलर रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामाइन बाय द वेसिकुलर मोनोएमीन ट्रांसपोर्टर BMAT2। ये क्या होता है साथियों, जो रेसरपिन होता है ये ब्लॉक कर देता है वेसिकुलर, जो वेसिकल होते हैं हमारे क्या है न्यूरॉन बल्ब में, उनमें जो है ये हमारा नॉरएड्रेनालिन जो है एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जब हमारा रेसरपिन होता है तो ये क्या करता है, BMA वेसिकुलर मोनोएमीन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, और इस प्रकार से हमारा जो है नॉरएड्रेनालिन का जो है रीअपटेक होता था वो नहीं हो पाएगा। तो अब साथियों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिसेप्टर, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और हमें अगर फार्मेकोलॉजी को समझना है तो हमें रिसेप्टर का आना मस्ट है, मतलब बहुत ही आवश्यक है। तो अब हमारा टॉपिक जो होगा साथियों, नेक्स्ट टॉपिक वो होगा हमारा रिसेप्टर। तो अब साथियों हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखें, और यदि आप लोगों को इन सब चीज़ों का नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिप्लोमा इन फार्मेसी और डी फार्मा को ज्वाइन करें। वहाँ पे आप लोगों को इन सब सब्जेक्टों का नोट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल होगा। और आप लोगों से अनुरोध है साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।